गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सब लोग जल्दी से। ये कौन कौन है? अजय, अवनीश यादव, गुड मॉर्निंग। कौन कौन है? अवनीश यादव, गुड मॉर्निंग। वैभव सिंह, आज जो आपको स्टार्ट किया जाएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सबसे पहली हेडिंग आपको पढ़नी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मुकेश यादव और बाकी लोग जो भी हो कनेक्ट हो जाएं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो 21 स्कैंडियम से चालू होता है, स्कैंडियम से। इसके जो पीछे का एलिमेंट होता है वो हमारा 20 होता है, कैल्शियम जो कि होता है, ठीक। और फिर उसके बाद में जब भी स्कैंडियम से जब हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये 3D 1 से लेकर के 3D कहाँ तक मिलेगा? 10 तक मिलेगा। ये जो डी ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में या तो 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, एक सीरीज जो होती है वो 3D, जो दूसरा होता है वो 4D, और जो तीसरी सीरीज होती है ये 5D होता है। इन तीनों को मिला करके हम डी सीरीज का नाम देते हैं, ठीक, डी सीरीज। और ये डी सीरीज में अगर थर्ड वाले सेल के डी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो वो 3D सीरीज का हो गया एलिमेंट। फिर उसके बाद में अगर 4D में जा करके एंटर हो रहा है तो वो आपका 4D सीरीज, और इसी तरीके से 5D आपका होता है, ठीक। अब बात यह है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वो मैग्नेटिकली किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। और यदि मैग्नेटिज्म पाया जा रहा है या मैग्नेटिक बिहेवियर पाया जा रहा है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। जैसे सिंपली अगर हम देखें तो इस तरीके से किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, कहने का मतलब कि जो भी हमारा डी ऑर्बिटल है उसमें अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे अगर पेयर्ड हैं, तब उसको पेयर्ड हो या तो उसके पास में कोई भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन ना हो। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम बात करते हैं
पेयर्ड कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने बोल दिया कि ये 3d10 हो जाए, और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब ये है कि 3d0 रहे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि जो ये बिहेव करते हैं, ठीक है, वो डायामैग्नेटिकली बिहेव करते हैं। ठीक, तो अगर किसी भी एलिमेंट के पास में आपका जितना भी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल पाया जा रहा है, सारे डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ना रिप्रेजेंट करेगा। और यदि किसी के पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब वो चीजें, वो हमारा एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। उस मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। उसी मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बताया गया। वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, म्यू इज इक्वल टू √n+2 करके एक फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो म्यू लिखा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसकी यूनिट जो होती है बीएम होती है। बीएम कहने का मतलब बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। ये बोहर मैग्नेटॉन में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट के तौर पे। यदि किसी के पास में ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 1 हो, जैसे कोई भी हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया, 3d1 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √n, n की जगह पे 1, और फिर उसके बाद में n+1 की जब बात करेंगे तो होगा क्या आपका कि 1+2 दैट इज √3, और √3 कहने का 1 मतलब 1.73 बोहर मैग्नेटॉन हमको क्या मिल जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही n की वैल्यू आप 3, 4, 2, 5 तक रख सकते हैं, क्योंकि जब डी सबसेल में जाते हैं तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल जो हमको मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 5। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो 5 रखेंगे तो 5.98 के करीब में, अप्रोक्सीमेटली 6 के करीब में हमें क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई हुई हैं, अब इसी को आपको नोट करना है किस तरीके से है। जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, अब चूंकि हम इसको डायामैग्नेटिक में इसलिए नहीं लगा सकते हैं, डायामैग्नेटिक में लगाने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+2 में होना चाहिए। तो डायामैग्नेटिक में तो हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसीलिए जैसे मैग्नेटिक मोमेंट से भी हम बता सकते हैं कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट दिया गया है वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या पैरामैग्नेटिक। अगर म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर म्यू की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद में कुछ आती है तो दैट एलिमेंट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, अब इसी को आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए लिखिए इसके बारे में, पॉइंट करके लिखिएगा अजीत। वो
चलिए आप इसके बारे में लिखिएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोला जाए, थोड़ा सा टेक्स्ट करिए, बोला जाए। ये कौन है? मुकेश यादव, वेलकम बैक सर। हाँ मैं यही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए इधर उधर, उधर बीच आपकी क्लासेज वगैरह का थोड़ा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कॉलेज जो है वो मॉर्निंग का शिफ्ट हो गया है। जितने दिन भी बाद आना हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए जो थोड़ा बहुत बाकी है वो आपका जो है कंप्लीट कराया जाता है, फिर उसके बाद में 3rd ईयर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, चलिए लिखिए। द डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव the d block element which have the d block element which have paired electrons which have paired electrons are diamagnetic in nature, are diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. Example. एग्जाम्पल में लिखिएगा, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, यमियन 7+, एटसेट्रा। इन सबके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आगे लिख लीजिएगा। स्कैंडियम 3+ का हो जाएगा आर्गन 3d0, ऐसे ही टाइटेनियम का भी लिख लीजिए, टाइटेनियम 4+, और यमियन 7+। नोट कर लीजिए इसको। विपिन अभी से लिखाना स्टार्ट किया है, परेशान ना हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पहले जो है बताया जा रहा था क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। हो गया इतना? आगे का लिखिए, पॉइंट बना करके लिखो। लिखिएगा, द डी ब्लॉक एलिमेंट और ओ आर आयंस, the d block elements or OR ions which have the d block elements or OR ions which have unpaired electron in d orbital, which have unpaired electron in d orbital, are paramagnetic in nature, are paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. एग्जाम्पल में बहुत होते हैं,
जैसे इसी में लिख लीजिए स्कैंडियम 2+, आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लेना, आर्गन 3d1, टाइटेनियम 3+ का आर्गन 3d2, यमयन 2+, आर्गन 3d5, Fe2+, आर्गन 3d6, फिर उसके बाद में Cu2+, आर्गन 3d9। 9 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जल्दी से नोट कर लो। और थोड़ा तेजी से लिखिए आप लोग। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द पैरामैग्नेटिज्म arises from the presence of unpaired electrons. Paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons. Presence of unpaired electrons in the d orbitals of elements, d orbitals of elements, ROR ions, कॉमा देकर लिखेगा कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉमा देकर के कॉम्प्लेक्स आयंस, ROR मॉलिक्यूल्स। फुल पॉइंट के बाद में वी में रिकॉल फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ, वी में रिकॉल RECALL, वी में रिकॉल फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ, फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ elementary physics that our knowledge of elementary physics that the motion of an electric charge, the motion of an electric charge creates a magnetic field, creates a magnetic field thus the motion of an electron, thus the motion of an electron, an electron कॉमा देकर के लिखिएगा a charged particle, a charged particle creates a magnetic field। इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो है, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसीलिए जो है वो जब मूव करेगा या रिवॉल्व करेगा तो उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, creates a magnetic field। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद में लिखिएगा
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड, can be calculated with the help of, can be calculated with the help of following formula, with the help of following formula, following formula ये आप लिखिएगा। ये वाला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस टू, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस टू, आगे लिख लीजिएगा bm यूनिट होता है। आगे इसके बारे में लिखाया जा रहा है किस तरीके से क्या है। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस टू bm, वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n is equal to number of unpaired electrons नीचे करके लिखिएगा bm is equal to बोहर मैग्नेटॉन, bm is equal to बोहर मैग्नेटॉन which is unit of magnetic moment, which is unit of magnetic moment, which is unit of magnetic moment। आगे लिखिएगा पांचों कंडीशन, पांचों जो चीजें हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, पांचों में करना क्या है कि ये कुछ इसी तरीके से करना है आपको। एक बार n इज इक्वल टू 1 रखिए, फिर उसके बाद में म्यू इज इक्वल टू कैलकुलेट करिए। इफ n इज इक्वल टू 1 देन म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 दैट इज अंडर रूट 3 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ऐसे ही दूसरा भी लिखिए, n की वैल्यू को 2 रखिए, n की वैल्यू को 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 हो जाएगा। कितना आएगा? थोड़ा सा टेक्स्ट भी करते रहो, पता चलते रहे कि तुम लोग हो। कितना आ जाएगा बोलिए? 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। ऐसे ही n की वैल्यू को 3 रखो, n की वैल्यू को 4 रखो, n की वैल्यू को 5 रखो। कैलकुलेट करके जल्दी से लिखो। n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3.87 के अप्रोक्सीमेटली, और n की वैल्यू को 4 रखेंगे तो 4.90 के करीब में, और 5 रखेंगे तो 5.92 के करीब में आएगा। ठीक है।
हो जाए तो जल्दी से बताओ। अभी एक टेबल बनाना है सारे एलिमेंट्स का, जल्दी से। ये वाला जितना बोले हैं उतना हो लिख लें, तो फिर उसके बाद में टेक्स्ट भी करें। अवनीश, आनंद, विपिन, नोट हो गया? चलिए आगे एक टेबल बनाइए, एक पॉइंट करके लिखिएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ पॉइंट बना करके लिखिए, ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स ब्रैकेट में करके आयंस लिखिएगा, is given in following table, is given in following table। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है। कॉन्फ़िगरेशन, फिर n, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक मोमेंट, आगे ब्रैकेट में bm। अब हमें यहाँ पे 3D 0 से लेकर के कहाँ तक स्टार्ट करना है, 3D 10 तक चलना है। ठीक, 4 कॉलम बने हैं, पहले में 3D सीरीज के आयंस रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद में n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे स्कैंडियम 3+, ठीक, ये 3D 0, आर्गन भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, n की वैल्यू 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। फिर उसके बाद में टाइटेनियम 3+, आर्गन 3D 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, bm लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में अगला टाइटेनियम 2+ कर दीजिए, आर्गन 3D2, n की वैल्यू 2.84। फिर उसके बाद में वेनेडियम 2+, वेनेडियम 2+, आर्गन 3D3। फिर उसके बाद में यहाँ पे n की वैल्यू 3.87 लिखते चलिए साथ में। नेक्स्ट जो है वेनेडियम के बाद में 3D3 तक हुआ है ना, क्रोमियम 2+, इसका तो बड़ा 2 क्या 3+ में लेके जाते हैं, 2+ ही रहने दो, 3D4 4 हो जाएगा 4.90।
Mn2 प्लस आर्गन 3d5 5.92। Mn के बाद में 26 जो होता है आयरन Fe2 प्लस आर्गन 3d6, फिर उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा 4.90। 27 मतलब कोबाल्ट 2 प्लस आर्गन 3d7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 7 कहने का मतलब 3, और ये हो जाएगा 3.87। कोबाल्ट के बाद में निकिल 2 प्लस आर्गन 3d8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2.87, 84 आएगा। अगला है 2 और लिखना है। निकिल के बाद में कॉपर 2 प्लस आर्गन 3d9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8, 1.73। नेक्स्ट एंड लास्ट है Zn2 प्लस आर्गन 3d10, इसकी वैल्यू 0, ये भी 0। जल्दी से बना करके बताओ। जल्दी से बना करके टेक्स्ट करिए। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जैसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, फिर उसके बाद में इरिडियम करके एक एलिमेंट होता है वो हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे जो है याद होगा आपको कि जब आप रिडक्शन कराते थे इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, तो आप H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni कर देते थे। ये जो था ये आपका कैटलिस्ट हुआ करता था। कैटलिस्ट की डेफिनेशन आपको पता है कि ये जा करके जो हमारा रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके इस एक्टिवेशन पैरामीटर को क्या करता है, कम कर देता है। जब एक्टिवेशन पैरामीटर को ये कम करेगा तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनहेंस कर जाएगा। और कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस तरीके से हम उसको रिएक्शन में डालते हैं बाद में उसी तरीके से वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है। कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। और ये करते क्या है कि पहले रिएक्टेंट से जा करके मिलेंगे। ये कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे पास में ये कोई एक रिएक्टेंट हमने मान लिया, ठीक,
ये जा करके कैटलिस्ट मिलेगा और फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, आपका प्रोडक्ट में। और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसके बाद में कैटलिस्ट क्या होता है, रिकवर हो जाता है। ठीक, तो ये जो हम रिएक्टिंग सब्सटेंस लेते हैं या तो रिएक्टेंट लेते हैं वो उससे जा करके मिलते हैं पहले, ठीक है, मतलब कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वैसे ही कैटलिस्ट जैसे जिस तौर पे हम लिए रहते हैं उसी तौर पे क्या होता है, रिकवर हो जाता है। इसके रिएक्शंस जो है आपने काफी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक जो कैटलिस्ट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट करके होता है, उसमें रोडियम करके होता है। ठीक, और भी बहुत से कैटलिस्ट हैं, जैसे एक इरिडियम का जो होता है IrCl6 4- करके होता है, ठीक है, PdCl4 होता है 2- करके। ऐसे ही बहुत से कैटलिस्ट हैं और हम क्या करते हैं कि क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो उसमें वेरिएबल आपको पता है कि रोडियम हो गया या पैलेडियम हो गया। पैलेडियम या प्लेटिनम की बात की जाए तो ये सब क्या करते हैं कि आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये पहले जब कॉम्प्लेक्स से बनता है तो जो शुरू में लेते हैं तो कुछ दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स में जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। और वो कॉम्प्लेक्स जब प्रोडक्ट बनाएगा तो जैसे प्रोडक्ट बनता है तो जो हम कैटलिस्ट लिए रहते हैं वो पहले की तरह जस्ट ना ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, वो रिकवर हो जाता है। तो इसी के बारे में शॉर्ट नोट के तौर पे आपको लिखना है कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से होती है और कैसे होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बताया, जैसे कैटालिटिक रिडक्शन जब हम कराते हैं तो कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं तो जैसे एल्कीन, याद होगा आपको एक कैटलिस्ट आपने पढ़ा हुआ था एल्कीन के फॉर्मेशन में, जब एल्काइन से करते थे तो लिंडलार कैटलिस्ट होता था, उसमें पैलेडियम होता है। पैलेडियम जो होता है तो वो क्या करता है कि जो एल्काइन होता है आपका ना, नॉन टर्मिनल एल्काइन जो होता है उसको जो है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ऐसे ही बहुत से जो है कैटलिस्ट हैं जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और वो बिहेव करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। यही इसकी पूरी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब इसी के बारे में आपको नोट करना है। चलिए लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड दियर कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड दियर कंपाउंड्स have good catalytic properties, have good catalytic properties फुल स्टॉप के बाद में प्लेटिनम कामा देकर के सब लिखते चलिएगा, प्लेटिनम, आयरन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, निकिल, पैलेडियम PD, इरिडियम IR, रोडियम RH, रुदेनियम RU, etc. are important complexes, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। फुल पॉइंट के बाद में प्लेटिनम इज अ जनरल कैटलिस्ट, platinum is a general catalyst
and is used particularly in the contact process involving combination of sulfur dioxide in the contact process involving combination of sulfur dioxide and oxygen to yield sulfur trioxide सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको लिख लेना। SO2 प्लस हाफ O2, यहां पे लिख लेना निकिल नहीं है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम नीचे कंटैक्ट प्रोसेस SO3। आगे लिखिएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज आल्सो अ गुड कैटलिस्ट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज आल्सो अ गुड कैटलिस्ट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज आल्सो अ गुड कैटलिस्ट फॉर द अबव रिएक्शन। फुल स्टॉप के बाद में, आयरन कैटेलाइजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आयरन कैटेलाइजेस the combination of nitrogen and hydrogen in the Haber process। HABER, Haber साइंटिस्ट नेम है, अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। इन द Haber process for the manufacture of ammonia, in the Haber process for the manufacture of ammonia, N2 इसको भी लिखेगा प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहाँ पे Fe कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो होता है MO वो इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर। अगला एक पॉइंट करके लिखेगा, निकिल इज अ गुड कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। निकिल इज अ गुड कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस H2Ni। ये रिएक्शन तो आपने बहुत पढ़ा होगा।
एल्कीन में भी कौन सी बनी, सिस। और ये क्या है, एल्काइन। इसको भी नोट करो। SO3 ही तो लिखा है, कुछ और लिख दिया है क्या? अच्छा SO2 लिख दिया है, उसको सही कर लेना, SO3 रहेगा। लास्ट लाइन में यही है, निकिल इज अ गुड कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। आनंद, निकिल इज अ गुड कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। आगे लिखिएगा। हो गया ना इतना सबका? आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, according to modern theory of catalysis, a catalytic substance is capable, according to modern theory of catalysis, a catalytic substance is capable, a catalytic substance is capable of forming, is capable of forming an unstable intermediate compound. A catalytic substance is capable of forming an unstable intermediate compound which readily decomposes, yielding the product, yield होता है ना, उसी में ing लगाना, yielding the product and regenerating the catalyst, and regenerating the catalyst. Regenerating the catalyst. ये एक छोटा सा कॉमन टाइप का रिएक्शन है, इसको भी लिखना। जैसे हम ए और बी कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस ले रहे हैं, इसका रिएक्शन कैटलिस्ट से कराया जा रहा है, तो यहाँ पे ए बी कैटलिस्ट एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और ये कन्वर्ट होता है आपका प्रोडक्ट में, और प्लस कैटलिस्ट जो है वो रिकवर हो जाता है, ये जो है वो रिएक्टेंट। इसको भी नोट करिए। हो गया सभी का? आगे लिखिएगा।
द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी, on account of their variable valency are able to form unstable reaction intermediate compounds रिकवर होता है। विपिन कुमार सिंह, रिकवर कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हम लेते हैं उसी तरीके से मिलता है। रिएक्शन में कुछ वेस्टेज के तौर पे उसका अमाउंट जो है वो चला जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है वो हमें उसी तरीके से मिलता है। सेंटेंस को पूरा करो। Transition elements on account of their variable valency are able to form unstable reaction intermediate compounds very readily. Very readily. Very readily. हेडिंग डालिएगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताइए। देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O6 2+ करके, ठीक। और भी बहुत से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे NiNH3 6 2+ या FeCN6 4-, ये इस तरीके से। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कंबाइन होकर के बनाते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकता है, ये इस तरीके से। तो जो हमें कलर मिलता है किसी भी कंपाउंड का वो 2 रीजन के कारण मिलता है। एक जो पहला रीजन होता है वो DD ट्रांजिशन होता है, DD ट्रांजिशन। जो दूसरा रीजन होता है वो होता है हमारा चार्ज ट्रांसफर। अब इसी को स्पेक्ट्रम के तौर पे हम क्या लिखते हैं, DD ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा, और फिर उसके बाद में यहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। DD ट्रांजिशन को स्पेशली जो है बस केवल DD ट्रांजिशन ही बोल दिया जाता है। स्पेक्ट्रा टर्म जो है केवल चार्ज ट्रांसफर के साथ में सिंपली हम यूज करते हैं। तो ये 2 रीजन है। पहला रीजन देखिए कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट के जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं या कॉम्प्लेक्स आयन है वो कलर्ड होंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन या उसका 2 रीजन हो सकता है कलर्ड होने का। या तो वो DD ट्रांजिशन शो करता है या तो वो क्या शो करता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इन्हीं दोनों रीजन के कारण कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा क्या होता है, कलर्ड होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में हमको 2 टाइप का मिलता है। तो पहला जो होता है वो होता है MLCT स्पेक्ट्रा और जो दूसरा होता है LMCT स्पेक्ट्रा होता है। तो इसके बारे में और डिटेल में जो है आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, जिस तरीके से भी है, क्योंकि नेक्स्ट वाली 3rd ईयर की क्लास है। और दूसरी बात यह है कि
कल की क्लास का अभी थोड़ा सा अनसर्टेन है। सर्टेन इसलिए नहीं है कि अगर कॉलेज जाना होगा तब क्लासेस जो है का में भी टाइम जो है वो चेंज हो, और अगर जो भी चेंजेज आता है वो आपको ग्रुप में जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा ना। और ये भी हो सकता है कि अगर स्टूडियो की अवेलेबिलिटी ना रहे तो हो सकता है कि क्लास कल ना हो ना। तो जैसा भी होगा वो आपको शाम तक जो है वो बता दिया जाएगा कि कल क्लास अगर होती है तो क्या टाइमिंग रहेगा, और नहीं होती है तब भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट डे जो है बताते हैं। बेटा ट्रांजिशन वगैरह का जो है आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, इसी वाले में बताएंगे ना, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू सभी को।